Focus. Listen, boys and girls. Sometimes in the previous class we studied Newton's second law of motion, and on the basis of this Newton's second law of motion, a question is given in our textbook. एक question दिया अपनी textbook में. And what is the question? देखो, why is there a thick bed of sand for a high jumper to fall on after his jump? कि sometimes you know there is a pole. एक पोल होता है, एक खंबा होता है, एंड किसी पर्सन को दौड़ते हुए आना होता है. द पर्सन रन्स वेरी फास्ट एंड दौड़ते 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 आता है और यहाँ से ऐसा ऊपर चला जाता है, और ये पर्सन यहाँ से ऊपर जाके ऐसा आके गिरता है इधर नीचे, है ना. दिस इज द डायरेक्शन इन विच द पर्सन रन्स, और यहाँ से जंप लेता है ऊपर और ऐसे आता है. अब ये मैन ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं, विमेन ऑल्सो जंप. तो ये यहाँ से दौड़ते हुए आते हैं. तो यहाँ पर देर इज अ बेड ऑफ सैंड. यहाँ पे सैंड बेड होता है, यानी यहाँ रेत का ढीग होता है, रेत का, सैंड का, बालू का ढेर होता है. देर इज अ हीप ऑफ सैंड. रेती का, रेती समझते ना, बालू, सैंड, हाँ, वो बहुत सारी रखी हुई होती है यहाँ पर. तो ऐसा क्यों करते हो? सैंड के ऊपर क्यों गिराते उसको? सीधे सीधे जमीन पे क्यों नहीं गिरने देते? अगर वो सीधे सीधे जमीन पे गिरेगा तो पूरे बॉडी के शॉकअप्स टूट जाएंगे उसके, है ना. उसकी स्पाइनल कॉर्ड, उसकी वर्टिब्रल कॉलम, हड्डियां, फसलियां सब सीधी हो जाएंगी. इसलिए उसको सीधे नहीं गिराते हैं. उसको क्या करते हैं? बेड ऑफ सैंड पर गिराते हैं. व्हाट इज दिस? बेड ऑफ सैंड. रेती के ऊपर गिराते हैं. इससे क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है? तो आप अपने ओन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बोल सकते. बोलो, क्या बोलते हैं? व्हाट इज द एडवांटेज? फायदा क्या है रेत पर गिरने से? अच्छा, आप बोलोगे सर सैंड नरम लगती होंगी थोड़ी, तो उसको चोट नहीं लगेंगे. ठीक है, ये भी बात है. लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे रेती में से घसरते घसरते वो नीचे तो आता है. वो पर्सन सैंड से स्लिप होके फिसल के नीचे तो आता है. एंड व्हेन दैट पर्सन रीचेस द ग्राउंड, हिज और हर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. रुकने के बाद नीचे आके रुक जाते हैं ना आखिरी में वो, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती. और जब वो यहाँ पर है, लेट अस सपोज, जब वो यहाँ पर है तो उनकी वेलोसिटी यहाँ कितनी होंगी? अब इसको इनिशियल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मान लो यहाँ उनकी वेलोसिटी कितनी है. तो सपोज यहाँ उनकी वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड. कितनी वेलोसिटी है? 20 मीटर्स पर सेकेंड. और यहाँ से यहाँ अगर वो अंकल डायरेक्ट आते थे, अगर सैंड बेड नहीं होता, तो बताओ डायरेक्ट आने में कम टाइम लगता था या फिसलते फिसलते जाने में कम टाइम लगेगा? डायरेक्ट जाने में कम टाइम लगेगा. अब सुनो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है. इट सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. मोमेंटम समझता है ना, कितने जोर के धक्का लगता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऊपर का दिखता है. ओके, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. ही सेज change in Newton says change in momentum per unit time is directly dependent on the impressed force and takes place in the direction of force. ये न्यूटन का स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का. इसी को हम इजी लैंग्वेज में चेंज करते हैं तो इट बिकम्स P2 यानी फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल मोमेंटम, एंड मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. ये टाइम हो गया. ठीक है. अब मान लो ये आदमी जो है ये 50 किलो का है. कितने किलो का है? 50 किलो का. तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना यहाँ था, तो कितना मोमेंटम हुआ? ये एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा इजी लैंग्वेज. आपको पता है कि एक चीज समझो, टाइम और फोर्स, थोड़ा लॉजिक लगा के बताना कि अगर टाइम और फोर्स में एक रूल याद रखो. whenever something is given in the numerator on the left hand side, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज न्यूमरेटर में हो और राइट हैंड साइड में कोई चीज डिनोमिनेटर में हो, तो उनमें जो रिश्ता है वो इनवर्स रिलेशन कहलाता है, उल्टा रिलेशन कहलाता है. उल्टा यानी अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो अंकल को जो नीचे से जो फोर्स लगेगा ना जमीन का, वो थोड़ा कम लगेगा.
टाइम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा देर के बाद वो अंकल नीचे गिरेंगे। इफ द टाइम बिकम्स मोर, द फोर्स ऑन हिज बॉडी विल बी लेस, एंड इफ टाइम इज लेस, द फोर्स विल बी मोर। समझ रहे हो? उल्टा रिलेशन, इट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं, पावर। आपको कैसे पता चलता है किसमें कितना पावर है? पता है, हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। किस इंसान में या किस मशीन में कितना पावर है ये पता करना है, तो हम देखते हैं वो कितना काम कर सकती है और कितने टाइम में काम कर सकती है। यानी आपके मम्मी 100 कपड़े कितनी देर में धो सकते हैं और वॉशिंग मशीन 100 कपड़े कितनी देर में धो सकती है? आपके मम्मी को 100 कपड़े धोने में ज्यादा टाइम लगेगा या वॉशिंग मशीन को? मम्मी को ज्यादा टाइम लगेगा। आपको पता है? अच्छा, ये फैन चल रहा है, आपकी क्लास कितने घंटे की रहती है टोटल सब मिला के? 4:30 to 6:30, 2 घंटे की। अगर एक आदमी से कहा जाए कि 2 घंटे तक ये स्टूडेंट्स को ऐसे हवा करते रहना, इनको गर्मी नहीं होना चाहिए, तो वो आदमी ज्यादा देर हवा कर सकता है ज्यादा ताकत से, या ये फैन कर सकता है? क्या फैन में पावर है? हाँ, वो काम कर रहा है ना, आपको हवा दे रहा है, काम कर रहा है वो, है ना। और वो दूसरा अंकल को काम से लगाएंगे तो वो भी हवा करेंगे, आपको काम करेंगे। लेकिन टाइम किसको कम लगेगा? आपका पसीना सुखाने के लिए फैन को कम टाइम लगेगा। तो एग्जांपल थोड़े बन रहे नहीं, लेकिन ठीक है। तो सी, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। अगर जिसको टाइम कम लगता है, एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक 5 किलो वजन ले जाना है, एक बच्चे के सिर पे 5 किलो लोड दे दिया आपने वजन, 5 किलो सीमेंट, और एक मोटे अंकल है उनको दे दिए 5 किलो सीमेंट, और बोले यहां से 3rd फ्लोर पे चले जाओ। एक अंकल है और एक बच्चा है, दोनों को 5-5 किलो लोड दे दिए, और दोनों क्या कर रहे? वर्क कर रहे, काम कर रहे। दोनों कौन सा काम कर रहे? वो वर्क ले जा रहे उठाकर सीमेंट की बैग 5 किलो की। तो अंकल को टाइम कम लग रहा है, जल्दी जा रहे। सपोज मान लो अंकल को टाइम कम लग रहा है, तो हम बोलेंगे अंकल में पावर ज्यादा है। और बच्चे को टाइम ज्यादा लग रहा है तो बच्चे में पावर कम है। जिसको टाइम ज्यादा लगेगा उसमें पावर कैसा रहेगा? कम। हम बोलेंगे इसमें पावर कम है, बहुत टाइम लगा रहा है ये माल चढ़ाने के लिए, है ना। और जिसको टाइम कम लगेगा, जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ के 3 फ्लोर तक सीमेंट पहुंचा देगा, तो हम बोलेंगे इसको टाइम बहुत कम लगा है, मतलब इसमें पावर बहुत ज्यादा है। तो पावर और टाइम में क्या रिलेशन हो रहा है? इनवर्स हो रहा है, उल्टा रिलेशन हो रहा है। वर्क इज द सेम, वर्क सेम है दोनों के लिए। 3 फ्लोर पे सीमेंट चढ़ाना है 5-5 किलो। तो पावर और टाइम में क्या रिलेशन है? उल्टा। तो जब भी अगर ऐसा फॉर्मूला आ जाए x = a/b, तो x और b में क्या रिश्ता रहता है? इनवर्स, उल्टा रिलेशन रहता है, ठीक है। और x और a में डायरेक्ट रहता है, वो जाने दो। x एंड b में क्या रिलेशन रहता है? इनवर्स, उल्टा। तो टाइम ज्यादा लगे तो फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये इनडायरेक्टली हमको ये समझाता है कि टाइम ज्यादा लगने से फोर्स वो अंकल पे कम लगेगा। अब ध्यान से, 50 किलो का लड़का है, अगर यहाँ रेती है तो वो लड़के को कितना टाइम लग रहा है, अंकल को कितना टाइम लग रहा है नीचे गिरने? मान लो 4 सेकेंड्स लग रहे। अगर सैंड बेड है तो रेती है तो कितने सेकेंड्स लग रहे? 4 सेकेंड्स। और रेती नहीं रहती थी तो 2 सेकेंड लगते थे। नो सैंड बेड, रेती नहीं रहती तो अंकल को कितने सेकंड्स लगते थे? 2 सेकंड्स। और सैंड रहने से कितने लग रहे हैं? 4 सेकंड्स, क्योंकि सैंड पे गिरेंगे, धीरे धीरे घसरते नीचे जाएंगे। तो अब देखो कि कौन सा फोर्स ज्यादा आएगा। F = मास कितना लड़के का, ये फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। ये कब कंडीशन है? ये ऑन सैंड बेड, सैंड बेड पर गिरते हैं अंकल, उस समय फोर्स कितना लगेगा अंकल पर? तो मास ऑफ अंकल 50, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अंकल 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अंकल 20। यूनिट्स नहीं लिख रहे हम। टाइम कितना लगा उनको जब सैंड बेड था? 4। तो अंकल पे फोर्स कितना बैठेगा? 50 इंटू 0, 0। ये सब लिखा हो क्या? बचपन 50 इंटू 0 माइनस 50 इंटू 20 अपॉन 4। F = 50 इंटू 0, 0 माइनस 50 इंटू 20 कितना होता है?
50 to 20, 5 to 10 और 3 0, 1000 अपॉन 4, और 1000 अपॉन 4 यानी क्या होता है 250, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। तो अगर सैंड बेड है, रेती है, तो वो अंकल को कितना फोर्स लगेगा 250 न्यूटन। और अगर सैंड बेड नहीं है, नो सैंड बेड, रेती नहीं है, डायरेक्ट गिरते हैं वो अंकल, तो फोर्स कितना लगेगा F इज इक्वल टू वही फॉर्मूला m कितना है 50, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन टाइम 2, तो कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखते हैं या सॉल्व करते, 50 0 0, 50 20 1000, लिख दो डायरेक्ट, आता है ना मैथ्स आपको। ये कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। तो अगर सैंड बेड नहीं रहता तो वो अंकल को जो है ना, वो अंकल को 500 न्यूटन का फोर्स लगता था। कौन मारता था वो फोर्स उनको इतना जोर से, ये ग्राउंड से फोर्स लगता था उनको, और वो अंकल की हड्डियां टूट जाती थी। और सैंड बेड रखने से टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। टाइम के बढ़ने से फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ रहे हो। तो जब टाइम बढ़ता है तो फोर्स क्या होता, कम हो जाता है। मीनिंग समझ में आया। एक और चीज, ऐसा ही एक रिलेशन आता है, पक्का समझ में आ गया। इसको कैसे लिखेंगे फिर, when we put the bed of sand, the high jumper after jumping from a certain height falls on the sand bed and takes a longer time to reach the ground. Since the time interval increases, the force with which he hits the ground decreases. टाइम के इंक्रीज होने से फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। जितने फोर्स से वो अंकल जमीन पर टकराने वाले थे, वो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड इफ देयर वर नो सैंड बेड, अगर यहाँ सैंड बेड नहीं रहा होता, देन क्या होता था, he would have fallen faster on the ground, he would have taken less time to fall on the ground, and if the time would be less, then the force exerted by him on the ground, or the force exerted by the ground on him would have been increased more, and he would have got injured. वो injured हो जाते थे, है ना, उनके शॉकअप्स टूट जाते थे। तो हम क्या कहेंगे फिर कि सैंड बेड लगाने का रीजन समझ में आ गया। अच्छा, कभी कभी आपने देखे होंगे, क्रिकेट ये मिटा दूं ना, तो कभी कभी आपने देखा होंगे कि जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो लोग क्या करते, जब बॉल उनके हाथ में आता है कैच के लिए, तो वो बॉल को सामने नहीं पकड़ते। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। दिस इज द बॉल, ये बॉल है और ये आ रहा है, एक ये अनाड़ी है और वो ऐसे हाथ कर रहा है बॉल को पकड़ने के लिए, बॉल को पकड़ने के लिए। और एक खिलाड़ी है, उसके पास भी बॉल आ रहा है, लेकिन वो हाथ क्या कर रहा है, ये यहां लगा रहा है। बॉल उसके पास आने वाला है, तो देखो ये इसने अपने हाथ नीचे रखा बॉल को आने के लिए, बॉल को आने हाथ नीचे रखा, और इसने क्या किया, बॉल को देख के ऐसा हाथ लगा रहा, आने दो ऐसा। तो बताओ किसके हाथ पे अच्छा जोर के झूमेगा, किसके हाथ में झंझनाहट आएगी, ये ऊपर वाले के। क्यों ऐसा, क्यों, स्पीड में आती है बॉल। वेरी गुड। न्यूटन ने कहा F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम, इनवर्स। तो इसने बॉल को ज्यादा टाइम नहीं दिया, बस खुद का हाथ पास में लेगा, बोले जल्दी आ जा मेरे हाथ में। तो इसने बॉल को आने ज्यादा टाइम नहीं दिया, टाइम कम दिया, तो फोर्स ज्यादा, उसके हाथ में बहुत जोर के फोर्स लगा और उसके हाथ लाल हो जाएंगे जल्दी से, है ना। जो नए नए खेलने वाले होते हैं ना, जिनको अच्छे से आता नहीं, वो ऐसे ही करते, बॉल आया तो कुछ भी पकड़ लेते। और जो एक्सपर्ट प्लेयर्स होते हैं, वो बॉल आता है ना, तो जानबूझ के यहाँ हाथ नहीं रखते, ऐसे हाथ करते, आने देते बॉल को आराम से। एक्सपर्ट प्लेयर्स, आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो यू नो। तो टाइम, और ये वाले ने क्या किया, हाथ नीचे रखा, बॉल को आने दिया पहले और फिर कैच किया, तो ही गेव मोर टाइम टू द बॉल टू कम इनटू हिज हैंड्स। तो टाइम ज्यादा दिया तो इसके हाथ में फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा। बात समझ गए। क्योंकि
टाइम होने से फिर स्पीड भी कम हो जाती ना, मोमेंटम में भी अच्छा चेंज आ जाता है। तो ये वाला ज्यादा एक्सपर्ट काम है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम? हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि जो कार चलाते हैं उसमें सामने सीट बेल्ट क्यों लगवाते हैं? आजकल तो मैं एक बर्डी की तरफ से आ रहा था, वो बोले सामने वाला ही नहीं पीछे वाले को भी सीट बेल्ट पहनना चाहिए बोले। हाँ, पीछे वाले लोगों को भी सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी हो गया अब आजकल। सीट बेल्ट से बांधेंगे उसको। तो सीट बेल्ट लगाना क्यों जरूरी है? इसमें दो आ जाते हैं चीजें। इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आ जाता है। क्यों? कौन सा फर्स्ट लॉ आ जाता है? कि ये जो ड्राइवर बैठा है, कार फास्ट में चल रही है तो ड्राइवर भी फास्ट में चल रहा है। अचानक से सामने कुत्ता आ गया कार के सामने, तो ब्रेक्स लगा दिया कार के ड्राइवर ने, तो कार रुक गई। लेकिन कार का ड्राइवर क्या बोलता? लेट मी कंटिन्यू टू इन अ स्ट्रेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो सीधा चलता रहता और कांच फोड़ के बाहर निकल जाता। अगर सीट बेल्ट नहीं होता तो बाहर चला जाता ना, लेकिन नहीं जा रहा है तो समझ में आता, बाहर चला जाता। फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर वो ब्रेक्स लगाता है तो अचानक वो बाहर गिर सकता है। और सेकंड लॉ क्या करता है? उसको कैसे बचाता है? सेकंड लॉ बोलता है कि अगर सीट बेल्ट नहीं होता था, सीट बेल्ट नहीं होता तो फट से जाके कांच पे भिड़ जाता सामने। विंड स्क्रीन जो होता है ना, विंड शील्ड, कार का कांच सामने का, जल्दी जाके भिड़ जाता था। कम टाइम में कांच से भिड़ जाता था। और कम टाइम में भिड़ता तो फोर्स कैसा लगता था? ज्यादा, चोट लग जाती थी। और ये सीट बेल्ट लगा लेने से ये थोड़ा इलास्टिक होता है, नरम होता है। तो ये क्या करता? कांच की तरफ जाने देता, लेकिन धीरे धीरे जाते। वो पीछे खींचता ना सीट बेल्ट, तो धीरे धीरे जाते कांच की तरफ। वैसे तो टच भी नहीं होने देता यार, और आजकल तो एयर बैग्स आ रही है, तो वो टाइम ज्यादा लगता है कांच की तरफ जाते जाते। विंड शील्ड, विंड स्क्रीन की तरफ जाने में टाइम ज्यादा लगता है इफ देयर इज अ सीट बेल्ट एंड द सीट बेल्ट इज टाइट। सीट बेल्ट लगाने से वो जल्दी से उधर नहीं जाता, धीरे धीरे जाता, धीरे धीरे जाता। तो उस पर फोर्स बहुत कम लगता, सिर्फ वो कांच को टच करता। अच्छा ठीक है, वापस ऐसा। मीनिंग समझ गई है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के और ढेर सारी एप्लीकेशंस है, लेकिन हमारी बुक में जितनी दी है मैं उतनी ही पढ़ा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग खराब हो जाए और आप परेशान हो जाओ। समझ में आ गया? इसको अपने शब्दों में लपेट कर एग्जाम में फेंक देंगे, अच्छे से बना लेंगे, नवनीत डाइजेस्ट से पढ़ के आंसर्स लिख लेंगे, नोट्स पढ़ के। हाँ, वेरी गुड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्लीज क्लोज दिस लेक्चर एंड वी विल स्टार्ट